गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सभी को। हाँ, आज क्लास नहीं हो पाई थी, 3 बजे नहीं हो पाई थी, तो इसी वजह से हाँ जी, कल जो आपकी क्लास होगी, कल और परसों 2 बजे होगी। सिर्फ कल और परसों की बात है ना। कल 2 बजे क्लास होगी, 2 से कितने बजे तक होगी? 5:30 बजे तक होगी। ठीक है, 3.5 घंटे की कल 2 क्लास होंगी, कल भी होगी और परसों भी होगी। ठीक है बेटा। हाँ, आई नो ओरिएंटेशन में दूसरा था, बट ये कराना भी जरूरी है। सर गलत बात है ये सर। क्या गलत बात है पवन? है सर, दूसरा चैप्टर पढ़ाओ मोहम्मद नवाज। और कोई? अजहर अमीन मिल जाएंगे बेटा। सर कल एसपी सर की है नहीं बेटा, एसपी सर तो है नहीं 2 दिन के लिए, इसीलिए तो मैं ले रहा हूँ। पालीवाल सर नहीं है, फिजिक्स के सर नहीं है, इसलिए मेरे को मौका मिल गया। कल 2 बजे से 5:30 बजे तक क्लास होगी और परसों भी 2 बजे से 5:30 तक क्लास होगी। सर इतनी लंबी क्लास मत लीजिए। क्यों बेटा, थक गया? सुनते ही डर गया क्या? है मेरे भाई? चलो ओके, सो ये वाला चैप्टर है और इस वाले चैप्टर में बहुत मजा भी आता है और बहुत उत्सुकताएं भी बहुत होती है बच्चों की इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में देखो हम पढ़ने के वाले बेसिकली इस चैप्टर में हम रोगों की बात करते हैं। कई सारे रोग पढ़ते हैं, जीवाणु जनित पढ़ते हैं, विषाणु जनित पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ जनित पढ़ते हैं, मलेरिया पढ़ते हैं, और इस बार 2 चीजें जो ऐड की गई हैं जो पहले नहीं थी, डेंगू और चिकनगुनिया, वो भी पढ़ेंगे, याद रखना। ठीक है, और उसके साथ साथ हम स्वास्थ्य की बात करते हैं कि कैसे हम स्वस्थ रहते हैं, कैसे हमारा स्वास्थ्य जो है हमारे शरीर में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाता है। यानी कुल मिलाकर इस चैप्टर में तो प्रतिरक्षा तंत्र की बात करेंगे और रोगों की बात करेंगे। तो एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का। क्या प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे जो हमें स्वस्थ बनाकर रखता है, और फिर रोगों की बात करेंगे कि वो कंडीशन जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर धावा बोल देती है और हमें रोग पैदा कर देती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं। देखो दोस्त, सुन लीजिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिए बेटा। ये चैप्टर मैंने YouTube पर पढ़ाया था, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वन शॉट। पहले मेरी बात को सुन लेना, फिर उसके बाद हाँ जी, पहले मेरी बात को सुन लेना, उसके बाद सारी चीज आएगी। लेकिन मैंने ये चैप्टर वन शॉट के फॉर्म में कराया हुआ है YouTube पर, और ये जो वन शॉट जो था ये टोटली बेस्ड है 12th क्लास बोर्ड बेस्ड बोल सकता हूं, 12th क्लास बेस्ड बोल सकता हूं। चीजें जो है आपको आसान लगेंगी। जब इसका वन शॉट पढ़ेंगे आप तो आपको आसान लगेगा, सिंपल लगेगा, कोई डाउट नहीं आएगा, आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है, जब आप उस लेक्चर को देखेंगे जो मैंने वन शॉट के फॉर्म में पढ़ाया हुआ है, YouTube पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब आप में से कई ऐसे होंगे जिनको चीजें सिंपल चीजें चाहिए होती हैं। ध्यान से सुनना, सिंपल चीजें चाहिए होती हैं जिनमें ज्यादा कुछ इगरम तिगरम बाजी ना हो, सिंपल हो, सिंपल सोबर लेक्चर हो, चीजें आराम से समझ में आ जाए। तो ऐसी चीजें अपन ने कराई हुई है। जिनको टफनेस नहीं चाहिए जिंदगी में, जिनको चेंज नहीं चाहिए जिंदगी में, जिनको नीट के रिस्पेक्ट में तैयारी नहीं करनी है, उस लेक्चर को देख सकते हैं बिंदास, आराम से समझ में आ जाएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी, बोर्ड बेस्ड होगा, आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। वन शॉट की फॉर्म में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको करेंगे तो नीट में क्वेश्चन नहीं होगा, हो जाएगा, नीट से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अब बारी है इसकी प्रॉपर नीट की प्रिपरेशन की, और नीट की प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो थोड़ी सी टफनेस लानी पड़ती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। वो सारी चीजें जो होंगी वो नीट के रिस्पेक्ट में वो मिलना स्टार्ट होंगी आपको आज से इस लेक्चर में। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं नीट ओरिएंटेड पढ़ने वाले, जो जिनको बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ना है कि सर हमको सिंपल तरीके से समझा दो, है ना, हमसे नीट वीट नहीं होने वाला है, ध्यान से सुनना, हमसे नीट वीट नहीं होगा, हमको सिंपल तरीके से समझा दो, सिंपल तरीके से यहां पर जाकर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वाकई है दम नीट क्रैक करने का, तो आज से इस लेक्चर को हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा? मानव स्वास्थ्य रोग चैप्टर से। इस चैप्टर से क्वेश्चन कितने आते हैं? ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है कितनी? 2 से 4 क्वेश्चन की। 2 से 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ जाते हैं, कभी-कभी 4 भी आ जाते हैं, कभी-कभी 2 भी आ जाते हैं, डिपेंड करता है, हर साल अलग-अलग वेरिएशंस में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए आगे डन पढ़ना स्टार्ट करें। आइए स्टार्ट करते हैं यहां पर इस चैप्टर को, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में जो बात आती है वो आती है किस चीज की? स्वास्थ्य की। देखिए मैंने अब ना थोड़ी सी बातें मैं कम करूंगा इस चैप्टर में, क्योंकि चीजें बहुत सारी है ना, ऑब्वियसली बात अगर हम बातें करते रहेंगे तो फिर ऐसे होने वाला नहीं है। सबसे पहले बात आती है इस चैप्टर में स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने चैप्टर पढ़ा था जनन स्वास्थ्य, आप सभी ने पढ़ा था, याद करिए, आप सभी ने पढ़ा था जनन स्वास्थ्य चैप्टर पढ़ा था। उस जनन स्वास्थ्य चैप्टर में क्या स्वास्थ्य की परिभाषा हम लोगों ने दी थी? हाँ जी, सोचो, क्या स्वास्थ्य की परिभाषा हम लोगों ने जनन स्वास्थ्य चैप्टर में दी थी? हाँ, क्या था स्वास्थ्य की परिभाषा? क्या थी जरा सोचो। स्वस्थ व्यक्ति का मतलब क्या होता है? जो हट्टा कट्टा तगड़ा हो, सिर्फ हट्टा कट्टा तगड़ा हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, क्या हम उसको बोलेंगे कि वो स्वस्थ है? नहीं। 3 मापदंड आपने याद रखने थे, किसके अनुसार? WHO के अनुसार। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। कि दिखने में अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, क्या हम उसको स्वस्थ का अर्थ मतलब क्या? अगर उसमें रोग नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि वो स्वस्थ है? दिखने में वो तगड़ा है, कोई रोग नहीं है तो हम उसको स्वस्थ बोलेंगे? नहीं। 3 मापदंड जो कौन बोलते हैं? हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसने बोला कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, कई बच्चे इसमें ऐड कर देते हैं आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप मत कर देना, ठीक है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। शरीर से भी हष्टपुष्ट है, मानसिक यानी मेंटली भी स्ट्रांग है, और साथ साथ सामाजिक भी। ऐसा नहीं कि देखो मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, जस्ट इमेजिन मैं पैसा कमा रहा हूं, ठीक है, मेंटली भी ठीक हूं, अपने घर परिवार में ठीक हूं, लेकिन आज दिन मैं अपने पड़ोसी से रोज झगड़ता रहता हूं, उसको दे दनादन पिटाई करता रहता हूं, या वो मेरी पिटाई करता रहता है, यानी मैं सामाजिक रूप से कैसा हूं? अस्वस्थ हूं। तो स्वास्थ्य की परिभाषा जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से आप परिपूर्ण हैं तो आप स्वस्थ हैं, नहीं, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से परिपूर्णता होनी चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परिपूर्णता की स्थिति होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल रोग अनुपस्थित है, ऐसा मतलब नहीं होता कि स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता, हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि भैया इसमें रोग नहीं है, ये तो हेल्दी है, नहीं हम ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या भैया ये डाउटनेट वाले भैया है, ये डाउटनेट वाले भैया इसमें तो कोई बीमारी नहीं है, ये तो स्वस्थ व्यक्ति है, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होगी कि ये 3 चीजों का परिपूर्ण होना जरूरी है, सिर्फ रोग नहीं है इसका मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। बताइए, इतनी सी बात समझ में आ गई है? डन। सर ये चैप्टर कौन से पार्ट का होता है? बॉटनी का होता है, जूलॉजी का होता है? बेटा ये जूलॉजी का टॉपिक होता है, याद रखिएगा। ये चैप्टर कौन सा है मेरे भाई? ये जूलॉजी का पोर्शन होता है, जूलॉजी का पोर्शन माना जाता है इसको, ठीक है जी, हाँ जी। तो स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता है। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए? अपने आप को परिपूर्ण दिखाना चाहिए व्यक्ति को, तभी हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। बताइए, यहां तक की बात ऑलरेडी ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कौन से चैप्टर में? जनन स्वास्थ्य चैप्टर में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन सीधा जो नीट में पूछा गया है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्थान है। ये संस्थान कहां पर है? इसकी लोकेशन कहां पर? ये कहां पर है? इसकी लोकेशन कहां पर है? सर क्या ये क्वेश्चन पूछा गया नीट में? यस, क्वेश्चन पूछा गया। कौन बताएगा? किसी को पता है?
हाँ जी सर, इस तरह तो सभी बीमार होंगे। मेरे भाई देख, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, जस्ट समझ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। मैं शारीरिक रूप से तगड़ा दिख रहा हूं, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। मैं मानसिक रूप से ठीक हूं, मैं अपने आसपास के मैं अपने घर बाहर में ठीक है, किसी को मारपीट नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जरा सोच, में बाहर आते ही तुमको दे देना पिटाई लगाने लगो, यानी सामाजिक रूप से मैं सही नहीं हूं ना, या मैं सामाजिक रूप से सही हूं, शारीरिक रूप से सही हूं, लेकिन बैठे बैठे बहुत सोचता रहता, पढ़ाई कम करता हूं, यानी मेंटल अनस्टेबिलिटी है यार, है ना। हाँ जी, तो ये कहां पर, इसकी लोकेशन कहां पर है? जिनेवा में। याद रखना कहां पर है, याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लोकेशन है वो कहां पर है मेरे भाई? लखनऊ में नहीं है लखनऊ में नहीं है, जिनेवा में या स्विट्जरलैंड में है, ठीक है जी। याद रखना, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। कौन है, किसकी लोकेशन, कौन? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहां पर है मेरे भाई? लखनऊ में नहीं है मेरे भाई, ये स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, ठीक है मेरे भाई। यहां पर जिसने भी बोला था सर लखनऊ में है, लखनऊ में बेटा CDRI था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट था। हाँ जी, ओके। सुयश कुमार हैप्पी बर्थडे, सुयश कुमार का हैप्पी बर्थडे, मेरा फेवरेट स्टूडेंट, सब इसको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां पर लोकेशन? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। याद रखना क्या बोला था कि कोई व्यक्ति अगर रोग मुक्त है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ है। वो स्वस्थ तब कहलाएगा जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से परिपूर्ण होगा, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे। डन। चल आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब ये चीज यहां पर लिखी हुई है क्या, कि अगर कोई व्यक्ति, हम बोलते हैं कि ये तो चलो स्वास्थ्य की परिभाषा होगी, अब रोग की परिभाषा क्या होगी? अब मैंने बोला मेरा अंग या मेरा अंग तंत्र या मेरी कोशिका, मेरे ऊतक अगर खराब हो जाए, वो जो नॉर्मल लक्षण प्रकट कर रहे थे वो नॉर्मल लक्षण प्रकट ना हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा शरीर का भाग क्या हो गया? रोगग्रस्त हो गया, बोलूंगा। जब शरीर का एक या एक से अधिक अंग या तंत्र कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हम स्वस्थ नहीं है, यानी हमें क्या हो गया है? रोग हो गया। सीधी सी बात है। मेरा पेट खराब हो गया यार, मेरे पेट खराब हो गया, मेरे अंदर कौन चला गया? गंदा पानी पी लिया, मेरे अंदर कौन चला गया? साल्मोनेला टाइफी चला गया, मेरे अंदर साल्मोनेला टाइफी चला गया, मेरी छोटी आंत को संक्रमित कर दिया, छोटी आंत के अंदर छिद्र कर दिया, अंदर चला गया, मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है, मेरे ऊतकों को संक्रमित कर रहा है। जरा सोच, मेरी छोटी आंत खराब हो रही है ना, छोटी आंत मेरा एक अंग है या नहीं है? अब जब छोटी आंत मेरा अंग है और वो मेरा अंग खराब हो रहा है क्योंकि साल्मोनेला टाइफी मेरे अंदर चला गया है, तो वो अंग काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब वो अंग काम नहीं कर पाएगा तो मेरे शरीर में क्या लक्षण प्रकट होंगे? हाँ सर, पेट में दर्द होगा, कब्ज हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, कब्ज हो जाएगा, उल्टी होगी, बेचैनी होगी, ये क्या होंगे? लक्षण प्रकट होंगे। इस परिस्थिति को हम क्या बोलेंगे? रोग बोलेंगे। दंडन। तो आपसे पूछे रोग क्या होता है, हम सीधा बोलेंगे जब हमारे शरीर का कोई अंग या कोई अंग तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है और नॉर्मल लक्षण प्रकट नहीं करता है, तो इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। तो दो चीजें यहां पर समझनी थी सीधी। इस स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है, रोग की परिभाषा क्या होती है, जिनको परिभाषाएं बहुत चली होती है। सर परिभाषा बेटा, ये रोग की परिभाषा है और ये स्वास्थ्य की परिभाषा है, खत्म खल्लास। इतनी सी बात। बोल इतनी सी बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात दंडन भैया, इनके कमेंट्स को हटाओ यार, नहीं तो हमको पागल कर देंगे। जरा थम्स अप के साथ में निशान दे दो, नहीं तो हमको पागल कर देंगे यार। हाँ जी जल्दी से दंडन। चले आगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, बिंदास। आई तो ये हो गई रोग की परिभाषा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम बात करने वाले इन दो वैज्ञानिकों की। एक है ये हिपोक्रेट्स और एक है विलियम हार्वे। आपने हिपोक्रेट नाम सुना होगा, सबसे पहले व्यक्ति, या जिनको हम आपने सुना होगा जब डॉक्टर बन जाते हैं, 5.5 साल की जब MBBS हो जाती है, 4 साल की MBBS और 1.5 साल का आपका वो प्रैक्टिस जब हो जाती है, तो उसके बाद में क्या किया जाता है? सर एक शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ का नाम जानते हैं? हिपोक्रेटिक ओथ। क्या बोला जाता है? हिपोक्रेटिक शपथ बोला जाता है, हिपोक्रेटिक ओथ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली सर्जरी जो थी वो किसने करी थी? आपके हिपोक्रेट्स ने करी थी, ठीक है जी। विलियम हार्वे, ये कौन है बेटा? इनको हम रक्त परिसंचरण तंत्र का या रक्त परिसंचरण का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। इसका जनक बोलते हैं, जनक बोलते हैं इसका रक्त परिसंचरण का। हेमाटोलॉजी का फादर बोलते हैं किसको? इनको जनक बोलते हैं किसको? विलियम हार्वे। अब सर ये दोनों क्यों दिखाए गए हैं? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, इसको पहले समझते हैं। हमारी एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है, मैं आपसे नहीं बोल रहा कि ये इसको पढ़ो, रटो, याद करो, मैं आपसे चीज कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। इन दोनों के बारे में क्या बातें बताई गई है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन के फादर कहलाते हैं, ठीक है, हेमाटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, हेमाटोलॉजी। हाँ जी, ध्यान से सुनना, इन दोनों के बारे में आपकी जो एनसीईआरटी में जो चीज लिखी गई है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम अपने तरीके से पढ़ते हैं, नीट ओरिएंटेड चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिए इसने सबसे पहले किसने? हिपोक्रेट्स जिनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है, याद रखना, फादर ऑफ सर्जरी। और भारतीय आयुर्वेद तंत्र ने कौन सा? एक तो हमारा आयुर्वेदिक तंत्र और हिपोक्रेट्स ने स्टार्टिंग में एक परिकल्पना दी जिसको बोलते हैं अच्छे तरल की परिकल्पना। कौन से तरल की परिकल्पना? अच्छे तरल की परिकल्पना। अब ये क्या है सर अच्छे तरल की परिकल्पना? इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले आप मुझे बताइए, तरल का मतलब जानते हैं? हाँ सर, लिक्विड को बायोलॉजी की भाषा में बोला जाता है इंग्लिश में ह्यूमर। याद रखना, लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमर बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? ह्यूमर बोलते हैं, ह्यूमर। याद रखना, ह्यूमर क्या बोलते हैं? ह्यूमर बोलते हैं किसको? तरल को, ठीक है। यानी इन्होंने गुड फ्लूइड या गुड ह्यूमर की क्या दी थी? परिकल्पना दी थी। मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनना। आपकी बॉडी में इन्होंने किसने? हमारे एक तो आयुर्वेदिक तंत्र में और हिपोक्रेट्स ने ये बताया कि भैया हमारे शरीर में 4 प्रकार के तरल होते हैं। कौन से 4 प्रकार के तरल होते हैं? हमारे शरीर में 4 दैहिक तरल होते हैं। दैहिक का मतलब बॉडी, बोलते हैं ना देह भित्ति, देह मींस बॉडी, यानी हमारे अंदर 4 बॉडी के फ्लूइड होते हैं। क्या होते हैं? 4 बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। हमारी बॉडी में 4 फ्लूइड्स होते हैं, इन्होंने बताया। सर कौन कौन से? एक होता है रक्त। बेटा बिना बात किए अगर यहां पर सुन लेगा ना, बातें नहीं करेगा तो चीजें भी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं वहां पर देख नहीं रहा हूं, मैं वहां पर देख नहीं रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं देखूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मेरा ध्यान जो है भटके फालतू के कमेंट से। तो प्लीज आप भी चाहिएगा कि आप समझदार बच्चे मत कमेंट करिएगा, ठीक है। चुपचाप यहां पर ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बोला किसने? हिपोक्रेट्स ने। और हमारा जो भारतीय आयुर्वेद तंत्र है उनके अनुसार हमारी बॉडी में 4 प्रकार के फ्लूइड है। पहला है रक्त, जिसको आप नॉर्मली जानते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं, ब्लड हमारी बॉडी में। हाँ सर। दूसरा है कफ, जिसको हम श्लेष्मा भी बोलते हैं, म्यूकस भी बोलते हैं। क्या निकल रही है? कफ निकल रही है, वो क्या है? श्लेष्मा, म्यूकस, गाढ़ी म्यूकस होती है ना, वो कफ नहीं। बॉडी के अंदर जो श्लेष्मा होती है, कहां होती है श्लेष्मा? हमारे श्वसन तंत्र के अंदर श्लेष्मा है, हमारे पाचन तंत्र के अंदर श्लेष्मा है, हमारी आंत के अंदर श्लेष्मा है, हमारे जनन पथ में श्लेष्मा है। अरे तूने मानव जनन चक्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मानव जनन चक्र में तो याद आ रही श्लेष्मा कहीं अंदर की तरफ मिल रही थी, याद कर अंदर की तरफ मिलती थी, गर्भाशय के अंदर मिल रही थी, मूत्राशय के अंदर मिलती है, हर जनन पथ के अंदर क्या मिलती है? श्लेष्मा मिलती है, हमारे पाचन तंत्र के अंदर श्लेष्मा मिलती है, हमारे श्वसन तंत्र के अंदर क्या मिलती है? श्लेष्मा मिलती है। तो श्लेष्मा एक प्रकार का लिक्विड है, क्या एक प्रकार का फ्लूइड है। तीसरा है पीला पित्त, जिसको हम येलो बाइल बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? म्यूकस, इसको हम बोलते हैं येलो बाइल, ठीक है। ये कहां से स्रावित होता है? ये स्रावित होता है हमारे यकृत से। कहां से स्रावित होता है? हमारे लीवर से स्रावित होता है। और इसका संबंध जो होता है वो किससे होता है? पाचन से होता है। किससे? पाचन से रिलेटेड होता है। हमारे लीवर से निकलता है, हमारे गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में स्टोर होता है, फिर उसके बाद हमारी छोटी आंत में जाता है और वहां पे वसा का फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है, फैट के पाचन में हेल्प करता है। कौन? पीला पित्त, है ना। एक चौथा उन्होंने बताया काला पित्त। सर ये काला पित्त क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ब्लैक बाइल। ये क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि ये जो पित्त जो होता है, ऐसा इनका मानना था, ये जो पित्त जो होता है ये निकलता है किडनी से यानी वृक्क से। और कहां से निकलता है? स्प्लीन से
यानी प्लीहा से। ये क्या होता है बेटा? हमारे शरीर के अंग होते हैं, याद रखना। कौन? किडनी आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक जोड़ी किडनी होती है, कहीं ना कहीं किससे संबंधित होती है? उत्सर्जन से संबंधित होती है। हमारे ब्लड को छानने का काम करती है, उसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती है, उसके अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको छानने का काम करती है, मूत्र का निर्माण करते हैं। कहां पर? किडनी में। प्लीहा याद रखना। स्प्लीन ये कहां पर होती है बेटा जी? हमारे जो अमाशय जो होता है, कौन? हमारा स्टमक जो होता है, हमारा जो डायफ्राम जो होता है, उसके बीच में यहां पर पर्पल कलर की होती है। इसके कई सारे कार्य होते हैं। ये ब्लड को स्टोर करती है, आरबीसी को स्टोर करती है, कब्रिस्तान होती है, इसका आरबीसी का ब्लड बैंक बोला जाता है, इसको किसको? स्प्लीन को। तो कई सारी बातें आएंगी। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, किडनी और स्प्लीन कौन? वृक्क और प्लीहा ये दो ऐसे अंग हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं किसका निर्माण करने के लिए? काले पित्त का। कब? जब ये खराब हो जाते हैं, जब इनमें कोई खराबी आ जाती है। जब हमारे किडनी और स्प्लीन में कोई खराबी आ जाती है तो कौन सा पित्त निकलता है? काला पित्त निकलता है। ऐसा इनका मानना था। इनका हिपोक्रेट्स का और भारतीय आयुर्वेदिक तंत्र का। इतनी सी बात मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई होगी। डंडन। अब आगे की बात। अब इन्होंने क्या बोला? ये तो चलो हमने 4 प्रकार के फ्लूइड पढ़ लिया। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये काले पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, क्या? अगर किसी व्यक्ति के अंदर काले पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, यानी इंफेक्शन बढ़ गया किसमें? हमारी किडनी और स्प्लीन में। अगर काला पित्त बढ़ गया तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कैसे रहते? गर्म रहते हैं, उनके अंदर फीवर आता रहता है, उनका तापमान हमेशा ज्यादा रहता है। ऐसा इन्होंने बोला। किसने? ये जो 4 जो थे इनका हमेशा संतुलन रहना चाहिए। किसने बोला? इन्होंने, कि ये 4 जो है संतुलित मात्रा में बैलेंस तरीके से रहने चाहिए। ऐसा इन्होंने बोला। और उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि पर्टिकुलरली जो काला पित्त है ना, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो गर्म व्यक्तित्व के होते हैं, यानी जिनमें क्या आता है? ज्वर मतलब फीवर। उनके अंदर हमेशा क्या रहता है? फीवर रहता है। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा। इतनी सी कहानी समझ में आई? वापस से रिपीट करूं? फिर से ध्यान से सुनो। देखिए, इन्होंने हिपोक्रेट्स और भारतीय आयुर्वेद तंत्र में एक परिकल्पना दी। बोले अच्छे तरल की परिकल्पना। इन्होंने बोला कि ये हमारे अंदर जो 4 तरल हैं, अगर ये बैलेंस तरीके से बने रहेंगे तो हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। हमारे अंदर कोई रोग नहीं होगा। हमारे अंदर बढ़िया रक्त बन रहा है, हमारे अंदर श्लेष्मा बढ़िया बन रही है, हमारे अंदर पीला पित्त बढ़िया बन रहा है, हमारे अंदर काला पित्त बढ़िया बन रहा है, यानी चारों फ्लूइड अगर बैलेंस तरीके से मिल रहे तो हम स्वस्थ हैं। ठीक है जनाब। फिर इन्होंने बोला कि अगर काला पित्त जो है वो बढ़ जाता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर ये अधिक हो जाता है काला पित्त, ऐसा व्यक्ति क्या रहता है? गर्म रहता है, उबलता रहता है, जिसके अंदर फीवर रहता है, जिसका तापमान हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, डन। अब ये जो परिकल्पना थी कि ये 4 तरल कह रहे हैं अच्छे तरल हैं, और ये अच्छे तरल अगर सही ढंग से बने रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इनमें से अगर ये वाला तरल अगर अच्छा नहीं रहेगा, इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा। ऐसा इन्होंने बोला। अब इसको ठुकराया किसने? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे, जिसको अभी हमने क्या बोला था? फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बोला था ना। विलियम हार्वे ने क्या किया था बेटा? विलियम हार्वे ने थर्मामीटर लिया और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसके अंदर काले पित्त की मात्रा ज्यादा थी। मान लो मैं हूं, मेरे को विलियम हार्वे ने पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया। मेरे अंदर लगा दिया थर्मामीटर। आप लगा लेते, यहां लगा लेते थर्मामीटर, लगा दिया थर्मामीटर। अब ये तो यही बोल रहे थे, हिपोक्रेट्स और भारतीय आयुर्वेद तंत्र ये बोला था कि भाई जिसका काला पित्त उसमें रहेगा हमेशा बुखार, उसका रहेगा हमेशा तापमान ज्यादा। विलियम हार्वे ने कहा अच्छा बेटे एक काम करते हैं, इस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर काला पित्त ज्यादा, उसने पकड़ लिया, ले लिया। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसके अंदर काला पित्त ज्यादा था। चलो जी, अब जिसके अंदर काला पित्त ज्यादा था उसको पकड़ा, उसके लगाया थर्मामीटर और देखा अरे भैया कोई इसका फीवर नहीं है, कोई इसमें टेंपरेचर ज्यादा नहीं है। जब कोई टेंपरेचर ज्यादा नहीं है, कोई इसमें कुछ रोग नहीं है, तो क्या ये परिकल्पना गलत साबित हुई या नहीं हुई? बस ये बात आपकी एनसीईआरटी में यहां पर ये दे रखी है। पढ़ इसको। अर्सला परिकल्पना, थ्योरी नहीं है बेटा। ये चीज यहां पर दे रखी है। आप चाहें तो यहां से नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए, जो नोट्स बनाएंगे, हैंड रिटन बनाएंगे उनके लिए कह रहा हूं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन करिएगा। लेकिन चीज जो समझने वाली थी वो अपने आपको समझा दिया कि ये कंसेप्ट था, कि एक्चुअल कंसेप्ट जो था वो ये था। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की एक ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह में कुछ तरल यानी ह्यूमर का संतुलन बना रहता है, कि व्यक्ति वही स्वस्थ होगा जिसके अंदर बॉडी के फ्लूइड्स कैसे रहेंगे? बैलेंस्ड होंगे। चलो जी, प्राचीन यूनानीवासी यानी हिपोक्रेट्स और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र यही दावा करता था। क्या ऐसा माना जाता था कि काले पित्त वाले व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? गर्म व्यक्तित्व के होते हैं और उनमें बुखार होता रहता है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन विलियम हार्वे द्वारा प्रयोग किया गया और उन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी। याद रखना, उन्होंने थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्य दर्शाया और बोला कि भैया स्वास्थ्य के लिए अच्छे तरल की परिकल्पना जो है वो सही नहीं है। ये था। सर फीवर कैसे होता है? फीवर कैसे होता है? मैंने तेरे को बोला था ना, वेट कर ले, पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में चीजें पूछना। तो आज की चीज को लेक्चर नंबर 6 में पूछेगा तो तेरे को समझ में ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है। तरीके से चल, चुपचाप ध्यान से क्लास को सुन और उसके बाद में अपनी उत्सुकताओं को थोड़ा दबा कर रख, सारी चीजें हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। ठीक है जी। हाँ जी, चले आगे बढ़ते हैं बेटा। ये थी क्या? अच्छे तरल की परिकल्पना जो हिपोक्रेट्स और भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के द्वारा दी गई थी, लेकिन जिसको नकारा था किसने? विलियम हार्वे ने। और इस परिकल्पना को, परिकल्पना में कल्पना है, ऐसा सोचना है कि ऐसा हो सकता है। अब उसको सिद्ध किसने किया कि भैया ऐसा गलत है, ये जो तुम सोच रहे हो ये बिल्कुल गलत है। यानी हमारे आयुर्वेदिक तंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी किसने? विलियम हार्वे ने। ऐसा नहीं, मजाक कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा तंत्र है मेरे भाई। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य। सर ये तो अभी भी पढ़ा था। स्वास्थ्य का मतलब जो सामाजिक और मानसिक और कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जो व्यक्ति परिपूर्ण होगा उसको हम बोलेंगे वो स्वस्थ व्यक्ति है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो स्वास्थ्य, मैंने बोला मैं स्वस्थ हूं, अब मैंने बोला कि भैया ये जो स्वास्थ्य जो है मुझे बताओ ये कब प्रभावित होगा? सोच समझकर मुझे बताना कि मेरी जो हेल्थ है, मेरी हेल्थ जो है ये खराब कब होगी? सोचो, मेरी हेल्थ कब खराब होगी? सोच समझकर मुझे बताना, आपकी हेल्थ कब खराब होती है? हमारा स्वास्थ्य जो है वो कब प्रभावित होता है? दिमाग लगाओ। हाँ जी तानिया, होता है बेटा, होता है। सोचो जल्दी से मुझे बताओ, क्या हमारी हेल्थ कब खराब होती है? वेल डन सर, प्रतिकूल स्थिति में, सर दारू पीने से, सर ऑर्गन वर्क नहीं करते, सर लूज मोशन से। वाह बेटा वाह, गजब, बहुत बढ़िया। देखो 3 कंडीशन याद रखनी है सीधा कि हमारा स्वास्थ्य कब खराब होता है। मेरे बेटे ध्यान से सुन, हमारा स्वास्थ्य जो है वो कब खराब होता है? ये 3 कंडीशन। ये कौन कौन सी? सबसे पहला विकार। सोच मम्मी पापा से कोई रोग आ गया, डाउन सिंड्रोम आ गया, टर्नर सिंड्रोम आ गया, सिकल सेल एनीमिया आ गई है, हीमोफीलिया आ गया है, रोग पड़े थे ना। ये कौन से रोग थे? सर आनुवांशिक विकार थे। सोच मेरे ऊपर मैं जो था, मैं ये थोड़ा कह रहा था कि भैया मेरे मम्मी पापा मेरे को रोग मत दो, ये तो उनसे रोग आ गया। अब अगर आ गया तो मेरा स्वास्थ्य सामान्य रहेगा? नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो आनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं, क्या वो रोग पैदा करती है? क्या उनसे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है? हाँ सर। और ये तो कोई आनुवांशिक बीमारियां। अब मैंने बोला कि सपोज मेरे अंदर कोई आनुवांशिक बीमारी नहीं है, मम्मी पापा से कोई रोग नहीं मिला, लेकिन पैदा होने के बाद रोग हो सकता है। सोच खांसी जुकाम ये सारे क्या होते हैं? सर रोग होते हैं। किसी को एड्स हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, किसी को चिकनगुनिया हो गया, किसी को पोलियो हो गया, किसी को ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। जरा सोचिए ये सारे रोग क्या एक तरीके से हमारा क्या हो रहा है? सर संक्रमण हो रहा है।
हम क्या हो रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो अगर इन्फेक्शन होता है तो हमारा स्वास्थ्य खराब, हमारे अंदर कोई जन्मजात रोग होता है तो हमारा स्वास्थ्य खराब, या हमारी जो जीवन शैली जो होती है अगर वो गड़बड़ा जाती है तो स्वास्थ्य खराब। सर जीवन शैली से कैसे खराब हो जाता है आप मुझे बताइए। हमारा डेली रूटीन होता है कि लगभग 7 से 8 घंटे सोना है, इतना सोना है, इतना दिमाग को रेस्ट देना है, इतना रेस्ट नहीं देंगे तो हमारी कार्य क्षमता जो है कम हो जाएगी, है ना। सिमिलरली हमने बोला कि हमारी जीवन शैली ये बोलती है कि हमें रात को जल्दी सोना है, रात को खाना कम खाना है, सुबह जल्दी उठना है ना, हमें गंदा खाना नहीं खाना है, हमें साफ भोजन खाना है। हमारी जीवन शैली जो है अगर वो प्रभावित हो रही है तो उसके कारण भी क्या हो सकते हैं, रोग पैदा हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 कंडीशन है जो क्या पैदा करती है मेरे भाई, हमारे स्वास्थ्य को क्या करती है, प्रभावित करती है। हाँ जी बेटा, मानसिक हेल्थ वो सब कुछ इसी में ही आ जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 3 कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन में से आपकी कोई कंडीशन खराब चल रही है, या तो आपको संक्रमण हो गया, या आपकी जीवन शैली खराब चल रही है ना, जीवन शैली जैसे नॉर्मल सी बात है, एक फैमिली है जिसमें बच्चे हैं, मम्मी पापा है, ठीक है, रोज मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो रही है। मेरा एग्जांपल मत लेना, कहते हैं सर आपके ऐसा होता है क्या, नहीं मेरे ऐसा नहीं होता है, कभी कभी होता है ना। सोच मम्मी पापा के बीच में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। अब जब लड़ाई चल रही है तो मम्मी भी मानसिक रूप से और पापा भी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उनकी जीवन शैली में रोज की रोज लड़ाई हो जा रही है, उसका असर किस पर पड़ रहा है, टेंशन हो रही है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं यही चीज बच्चों में भी दिखी गई है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो वो क्या है मेरे भाई, स्वास्थ्य खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा। बेटा हमारा ब्रेन और हमारा अंतःस्रावी तंत्र दोनों साथ में मिलकर कार्य करते हैं, हमारे हार्मोन्स और हमारा तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अगर हमारा ब्रेन प्रॉपर कार्य नहीं करेगा तो हमारी बॉडी कैसे नॉर्मल कार्य करेगी। तो ये चीज याद रखना कि हमारी जीवन शैली, हमारे अंदर संक्रमण और विकार, आनुवंशिक विकार यानी जन्मजात रोग हो रहा है, जन्म के बाद में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, या हम ढंग से रहन हमारा सही नहीं है, तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। आप बोलेंगे सर ये तो प्रभावित की बात कर ली है, अब ये बताइए इसका उपचार कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें। सर इसको कैसे ठीक बनाए रखें, बनाए कैसे रखें सर, स्वास्थ्य को ठीक कैसे बनाए रखें। तो स्वास्थ्य को ठीक बनाने के क्या क्या तरीके हैं तुम्हारे पास, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने बोला एक बालक है क्लास में, रोज नहाता नहीं है, रोज नहाता धोता नहीं है, ब्रश नहीं करता है, नाखून नहीं काटता है, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनता है, जरा सोच क्या संक्रमण होगा कि नहीं होगा, दिमाग लगाओ। आसपास का जो एनवायरमेंट है वहां पर गंदगी है, वहां पर रहता है, सोच उसके अंदर रोग पैदा होगा कि नहीं पैदा होगा। तो हमें क्या करना है सर, हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है, हेल्दी रहना है। तो हम क्या करेंगे, क्या हम अच्छा खाना खाएंगे। सोच किसी के आहार में, किसी की डाइट में अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जाते जा रहे, प्रोटीन नहीं जा रहा, प्रोटीन की कमी नहीं हो जाएगी, विटामिन नहीं जा रहा, विटामिन की कमी नहीं हो जाएगी। तो हमें अपने हेल्थ को कैसे बेटर बनाना पड़ेगा सर, हमें अपनी हेल्थ को, हमें संतुलित आहार लेना है, बैलेंस डाइट लेनी है, हमें शारीरिक स्वच्छता रखनी है, नहाना है, धोना है, नाखून साफ करने, प्रॉपर अपने कपड़े पहनने, दूसरों के कपड़े नहीं पहनने, दूसरों के कपड़े पहनेंगे तो रिंगवर्म जैसी डिजीज हो सकती है, फंगल डिजीज हो सकती है। तो कुल मिलाकर शरीर को स्वच्छ बनाए रखना है, संतुलित आहार लेना है। और 2 चीजें, लोग जाते हैं जिम में जब वो जाते हैं तो वो किस चीज की एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर की, अपने ब्रेन की, अपने मेंटल हेल्थ की एक्सरसाइज करते हैं नहीं। हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। शारीरिक व्यायाम से, कौन से व्यायाम से, शारीरिक व्यायाम से, फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारा फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चेंज होता है, हमारा जो बॉडी है वो अच्छी हो जाती है। लेकिन ये इस पर अगर इसका व्यायाम नहीं करेंगे तो फिर कैसे बनेगी बात। तो आपको दोनों चीजें करनी है, आपको शारीरिक व्यायाम भी करना है और आपको मेंटल अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको योग भी करना है। तो कहीं ना कहीं नियमित आपने क्या करना है, व्यायाम और योग। व्यायाम आपके शारीरिक जो परिस्थितियां, जो फिजिकल, जो हम बोलेंगे शारीरिक व्यायाम करने से हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट होता है और योग करने से हमारा जो ब्रेन है वो हष्ट-पुष्ट होता है। हमने बोला कि ब्रेन और बॉडी दोनों मिलकर हमें क्या बनाते हैं, हैप्पी बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए, मेंटल हेल्थ के लिए योग करो, फिजिकल हेल्थ के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करो। ये करेंगे आप, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, स्वच्छता बनाए रखेंगे, बताओ कोई रोग आसपास भटकेगा कि नहीं भटकेगा, कुछ नहीं होगा। हाँ जी बताओ, इतनी सी बात। क्या सर आप योग करते हैं, नहीं बेटा मैं नहीं करता हूं। देखो झूठ मैं बोलूं, हाँ बेटा मैं रोज योग करता हूं, मैं रोज आधा घंटा जो है मेडिटेशन करता हूं, मैं रोज योगा करता हूं, नहीं कर पाता मेरे भाई, नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ इतना है कि हफ्ते में 1 से 2 दिन जो है कभी कभी मैं जिम चला जाता हूं तो उस दिन पूरा बहुत हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं बॉडी की, तो वो फिजिकल एक्सरसाइजेस में आ जाता है, नॉट मेंटल एक्सरसाइजेस में। तो मेंटल एक्सरसाइज के लिए योग बहुत जरूरी है और इस योग करने का टाइम ना मेरे पास है ना अभी आपके पास होगा। लेकिन हर कोई ये बोलता है कि करो करो करो, स्टूडेंट लाइफ में बहुत जरूरी होता है, नीट की प्रिपरेशन करो तो बहुत जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल जरूरी होता है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो टाइम जो चल रहा है उस टाइम पर आपका योगा अपने आप हो जाएगा। जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन करने लग जाओगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने लग जाओगे, बायो के क्वेश्चन करने लग जाओगे, तो ये अपने आप आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो डेवलप हो जाएगी। आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं, आपके कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, योगा अपने आप हो जाएगा आपके दिमाग का, अगर आप ढंग से मेहनत करेंगे तो। हाँ जी ठीक है जी, डन, क्लियर है। चले सर हम 10 से 15 मिनट करते हैं, वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो करते हैं करते रहिए, जो नहीं करते हैं सलाह उनको यही दी जाती है कि करो। मैं कोई ऐसा कोई सलाहकार नहीं हूं कि मैं तुमको बोलूं बेटा रोज 10 से 15 मिनट व्यायाम करो, 75 डे हार्ड चैलेंज करो, तुम एक सेल्फी लो, तुम ये करो तुम वो करो। नहीं मेरे भाई, अभी जो मौका है उस मौका और दस्तूर है तेरे पास, ये 6-7 महीने है, इसमें व्यायाम, तेरा व्यायाम, शारीरिक व्यायाम, तेरा योग, तेरा फिजिक्स, तेरी केमिस्ट्री, तेरा बायो, ये और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते मेरे भाई। तो स्वास्थ्य हमारा प्रभावित होता है इन 3 चीजों से, और स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो ये 3 चीज कर। स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है, जन्मजात रोगों से, मम्मी पापा से आ रहे। स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है, पैदा होने के बाद में हम संक्रमित हो रहे रोगों से। स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है, हमारी दिनचर्या से, हमारी जीवनशैली से। कैसे बनाए रखेंगे, हम नियमित व्यायाम करेंगे, शारीरिक व्यायाम करेंगे, योग करेंगे तो मेंटल हेल्थ बनेगी, व्यायाम करेंगे तो शारीरिक हेल्थ बनेगी, प्रॉपर आहार लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे जिसमें हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, मिनरल सब कुछ लेंगे, और साथ साथ हम स्वच्छता बनाए रखेंगे अपने आसपास। यहां तक की बात जरा ये देकर बता दो कि हाँ भाई जो पढ़ रहे हैं आलतू फालतू की बातें नहीं लिख रहे हैं, यहां तक की बात डंडन डंडन। हाँ जी ओके जी। सर मेरा कमेंट आपको नहीं दिखता, मैं देखना भी नहीं चाहता। और कुछ एनीथिंग एल्स बेटा, डंडन डंडन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ मुख्य शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ मुख्य शब्द पढ़ने वाले हैं। आप मुझे बताइए क्या ऐसी हेडिंग हमने जेनेटिक्स में डाली थी? याद कर हमने जेनेटिक्स जब पढ़ी थी, जेनेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा था वंशागति और विविधता का सिद्धांत, तो वहां पर हमने कुछ हेडिंग डाली थी, मुख्य शब्दावलियां, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू जेनेटिक्स। वो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे जो जेनेटिक्स से रिलेटेड थे। अब हम कुछ शब्द पढ़ेंगे जो यहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड है। कौन कौन से शब्द हैं? सबसे पहला शब्द बेटा यहां पर रोग। सर रोग क्या होता है, हमने पढ़ लिया है, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें हमारे शरीर का कोई अंग या अंगतंत्र सामान्य नहीं रहता है, विचलित हो जाता है, अपना कार्य ढंग से नहीं करता है, उसका कार्य प्रभावित हो जाता है। इस परिस्थिति को बोलते हैं रोग। सामने लिखा हुआ है स्वास्थ्य की सामान्य अवस्था से विचलन, यानी कि हमारा स्वास्थ्य जो सामान्य रूप से मिल रहा था अगर वो सामान्य रूप से नहीं मिलेगा, विचलित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। विचलित का मतलब बदलना, चेंज होना, परिवर्तन आना। अब खुद इतनी सी डेफिनेशन से चीज समझ जाएगा कि नहीं समझेगा क्या? कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य है, अगर कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य परिपूर्ण है, वो सामाजिक रूप से ठीक है, वो शारीरिक रूप से ठीक है, वो मानसिक रूप से ठीक है, लेकिन अगर उसमें क्या आ गया, बदलाव आ गया, शारीरिक रूप से चेंज आ गया, मानसिक रूप से चेंज आ गया और आपके सामाजिक रूप से चेंज आ गया, बदलाव आ गया, विचलित हो गया, तो हम क्या बोलेंगे भैया? रोग हो गया। डन?
क्लियर? चले, ये था सिंपल पहला बिंदु, सिंपल सा था, आराम से समझ में आ जाता है कौन सा रोग। आइए दूसरा बिंदु, दूसरा है पोरफाइलेक्सिस। सर जी ये पोरफाइलेक्सिस क्या होता है? आप मुझे बताइएगा। रोग से बचने, देखिए दो वर्ड यहां पर मिलेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक होता है बचाव और एक होता है उपचार। एक होता है बचाव और एक होता है उपचार, ठीक है? एक होता है ट्रीटमेंट और एक होता है क्योरमेंट। एक होता है ट्रीटमेंट और एक होता है क्योरमेंट, ठीक है? आप मुझे बताइएगा, एक है वर्ड बचाव और एक है उपचार, कि हमने उपचार किया, ठीक कर दिया। एक हमने बोला कि हम बचाव कर रहे होने से पहले। अब आप मुझे बताइएगा, जब एक बच्चा पैदा होता है तो आप उसको टीका लगवाते हैं? सोचना, दिमाग लगाना। जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या आप उसको टीका लगवाते हैं? हाँ भाई बोलो। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको टीका लगवाते हैं। हाँ सर, अलग अलग तरह के टीके होते हैं, डीपीटी का टीका, एमएमआर का टीका, है ना, पोलियो का टीका, सारे के सारे टीके लगवाते हैं। हाँ सर टीके लगवाते हैं। ये टीके जो होते हैं ये क्या करते हैं? क्या ये उपचार करते हैं? उपचार कब होता है? जब कोई रोग होता है, रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर आपको जो दवाई ठोकता है, इंजेक्शन लगाता है, इम्यूनाइजेशन करता है, एटीएस एंटी टिटनस सीरम डालता है या सीरम डालता है, वो होते हैं क्या? उपचार। समझ इस बात को? तो लॉजिकली पढ़ना है, रटने नहीं आया कि सर एनसीईआरटी करा दो बस हो गया हमारा काम। ये जितने भी बावले जो है क्लास में बोले एनसीईआरटी करा दो, एनसीईआरटी करा दो, एनसीईआरटी करा दो। भाई तो एक काम करना है, तेरे को स्टार्टिंग में बोला ना, तो एनसीईआरटी करनी है, देख ले वहां पर लेक्चर, वन शॉट की फॉर्म में दिया हुआ, देख ले वहां पर लेक्चर, तेरा सारा वहां पर कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जो सीरियसली पढ़ना है प्लीज यहां पर सीरियसली पढ़ लीजिएगा, है ना? सीधा मैंने बोला उपचार का मतलब रोग जब हो जाता है, होने के बाद में जो हम करते हैं उसको, रोगी को जो चीजें दी जाती है वो क्या कहलाती है? उपचार। यानी उपचार कब होगा? रोग के बाद, रोग होने के बाद, रोग होने के बाद क्या होगा? उपचार होगा। हम ट्रीटमेंट कब करेंगे? जब रोग हो जाएगा उसके बाद में जो हम चीजें देंगे उसको क्या कहलाएगा? उपचार कहलाएगा। बचाव नहीं कहलाएगा, उपचार कहलाएगा। अगर सच बचाव, हमें पता है कि फ्यूचर में इस व्यक्ति के ये रोग हो सकता है, तो एक काम करते हैं उसको टीका दे देते हैं कि फ्यूचर में इसको वो रोग ना हो। यानी हमने एडवांस में उसका क्या कर दिया? बचाव कर दिया। क्या कि हमने जब टीका दिया तो वो टीका क्या कर रहा है? सर वो टीका फ्यूचर में होने वाले रोगों से बचा रहा है, फ्यूचर में होने वाले रोगों से बचा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? सर बचाव बोलेंगे। यानी रोग से पहले ही हम क्या कर रहे हैं? उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? बचाव। रोग हो जाएगा उसके बाद में जब उसके सिम्टम्स आएंगे फिर डॉक्टर उस पर ट्रीटमेंट करेगा, वो क्या कहलाएगा? उसका उपचार। ये दोनों वर्ड सिंपल से थे, मीनिंग समझ में आ गया? अभी देखिए यहां पर जो दूसरा वर्ड जो था वो था पोरफाइलेक्सिस। सर ये पोरफाइलेक्सिस क्या होता है? हिंदी में पोरफाइलेक्सिस बोला जाता है। ये क्या होता है? रोगों से बचाव का तरीका। बचाव का तरीका, उपचार का तरीका नहीं होता। रोगों से जो बचाव का तरीका जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोरफाइलेक्सिस। जैसे टीकाकरण, जो हम टीके लगाते हैं, याद रखना, भूलना जाना, वो जो हम टीके लगाते हैं किस लिए लगाते हैं? ताकि फ्यूचर में क्या ना हो? रोग ना हो। हाँ, रोग से पहले, रोग के बाद, ठीक है, ऐसे भी बोल सकता है। हाँ जी, डन डन डन। इतनी सी बात समझ में आ गई है? क्लियर है? पूरा पढ़ लेना, मैं आपसे लिटरली बोल रहा हूं, सच्ची कसम खाकर बोल रहा हूं। एक बार ये चैप्टर कंप्लीट होने देना, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो भी तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आएंगे पूरा एक लेक्चर हम रख लेंगे कि सर हमारे दिमाग में ये आलतू फालतू हमारा प्रश्न आया था, ये आलतू फालतू प्रश्न का आंसर प्लीज बता दीजिएगा। डन? पहले एक बार पढ़ ले, सुन ले, गोली से होएगा कि किससे होएगा, कैसे होएगा, वो गोली वाला कंसेप्ट सारा आएगा कि गोली से होएगा, किससे होएगा, कैसे होएगा, किस तरीके से होएगा। ठीक है? डन? सो पोरफाइलेक्सिस रोग का मतलब समझ में आ गया? रोग वो परिस्थिति जिसमें हमारा स्वास्थ्य जो है वो विचलित हो जाए, स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य की कंडीशन नहीं बनी रहे, हम सामान्य स्वस्थ नहीं है, विचलित हो गई वो परिस्थिति, वो क्या कहलाएगा? हमारा रोग कहलाएगा। पोरफाइलेक्सिस वो कंडीशन जिसमें हम रोग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है, उस कंडीशन को बोलता है पोरफाइलेक्सिस। जैसे टीकाकरण। दो शब्द थे, तीसरा शब्द, तीसरा है, ध्यान से सुनना, इंक्यूबेशन पीरियड, जिसको हम बोलते हैं उद्भवन काल। सर ये इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल क्या होता है? मैंने बोला मेरे भाई मेरे अंदर कोई रोगाणु प्रवेश किया, जैसे सिम वही कौन? साल्मोनेला टाइफी मेरे अंदर गया। कौन गया? साल्मोनेला टाइफी, जो हमारे अंदर टाइफाइड करता है, टाइफाइड रोग होता है ना, जीवाणु जनित, वो मेरे अंदर गया। मान लो आज गया, कितने बजे गया? मान लो यहां पर 4:30 बजे चला गया, 5 बजे 5 PM पर मेरे अंदर कौन गया? साल्मोनेला टाइफी गया। चलो अब 5 PM पर गया, हाँ सर, उसके बाद उसने 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? 3 दिन बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, कब्ज होने लग गई है, बहुत जी मचलाने लग गया, यानी मेरे अंदर क्या आया? लक्षण आया। क्या आया? लक्षण आया। 5 PM पर आज जो है मेरे अंदर कौन गया? सर रोगाणु गया। हाँ सर रोगाणु गया, रोगाणु मेरे अंदर आज गया, उसका लक्षण जो है 3 दिन बाद आ रहा है। तो ये जो 3 दिन का जो समय जो है, ये जो टाइम इंटरवल जो है, ये जो समय जो है, क्या रोगाणु का प्रवेश करना और प्रवेश करने के बाद जब प्रथम लक्षण आता है उसके बीच का ये जो अंतराल जो होता है, इसको हम बोलते हैं उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड। हाँ डन? क्लियर है? इंक्यूबेशन पीरियड समझ में आ गया? कोई तकलीफ तो नहीं थी? उद्भवन का मतलब होता है पैदा होना। याद रखना, उद्भवन का मीनिंग क्या होता है? पैदा होना। तो उद्भवन काल, जब रोगाणु गया, जाने के बाद वो जितने दिन भी रह रहा है, उसके बाद जब पहला लक्षण आएगा, तो वो जो समय, वो जो टाइम जो होगा, जितने समय में, जिस समय के बाद वो पहला लक्षण दिखाएगा, वो टाइम क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। डन? बीएमएस हो गया, ब्रेन में सेट हो गया। चलो ये था तीसरा बिंदु। अब चौथा बिंदु है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड, सर इसको हिंदी में नहीं है, इसकी कोई शब्दावली इंग्लिश में याद रखना है आपने। क्या? विंडो पीरियड। सर ये विंडो पीरियड क्या होता है? ध्यान से सुनना इस चीज को। रोगाणु प्रवेश, न्यूनतम समय अंतराल, रोगाणु की प्रयोगशाला जांच में पुष्टि। क्या सर समझ में नहीं आया? मैंने कहा मान ले आज कौन गया मेरे अंदर? रोगाणु गया, रोगाणु गया आज, 3 दिन बाद उसका क्या प्रथम लक्षण पैदा हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में अभी पूछने वाला हूं तुमसे, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में पूछने वाला हूं। मेरे अंदर आज रोगाणु गया, उसके 3 दिन बाद उसका प्रथम लक्षण आया, पेट में दर्द होने लग गया, सिर में दर्द होने लग गया, मतलब जो भी सिम्टम्स है वो आ गए, फीवर होने लग गया। हम गए डॉक्टर के पास, किसके पास गए? डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला क्या कराओ बेटा? यूरिन टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ। बोलते ना टेस्ट कराओ। हाँ सर हमने टेस्ट कराया, कब? आज ही करा लिया। मान लो आज मैं गया, आज क्या तारीख है मेरे भाई? आज है 2 नवंबर। 2 नवंबर को मेरे अंदर रोगाणु गया, उसका प्रथम लक्षण जो है वो 3 दिन बाद, यानी 5 नवंबर को मेरे अंदर पहला लक्षण आया। 5 नवंबर को मैं सुबह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला बेटा ब्लड टेस्ट कराओ। मैंने 5 नवंबर को ही ब्लड टेस्ट करा लिया। 5 नवंबर को क्या करा लिया? सर ब्लड टेस्ट करा लिया। ब्लड टेस्ट कराने के बाद अब उसकी रिपोर्ट आएगी। अब रिपोर्ट जब आएगी तो मान लेते अगले दिन आ गई, यानी 6 नवंबर को क्या आ गई? रिपोर्ट आ गई। अब आप मुझे बताइएगा, रिपोर्ट आने के बाद ये सिद्ध हो गया कि भैया हमें ये रोगाणु था, ये हमारे अंदर रोग फैला रहा था। तो अब आप मुझे बताइए, रोगाणु के प्रवेश से लेकर जांच में आना, रोगाणु के प्रवेश से लेकर टोटल कितना टाइम हो गया? कि उसका लक्षण भी आएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, ब्लड टेस्ट कराएगा, यानी जांच कराएगा, लेबोरेटरी में जांच कराएगा, और जांच कराने के बाद जब पता लगेगा
या तो रोग है या नहीं है। तो ये पूरा टाइम पीरियड जो है इसको हम बोलेंगे विंडो पीरियड। इसको हम क्या बोलेंगे? विंडो पीरियड। बताइए क्या ये चीज समझ में आ गई? नीट स्टूडेंट बस एक सेकंड रुक जाओ, यही क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। बताओ इतनी सी बात डन विंडो पीरियड समझ में आ गया? अब जरा सोच, यहां पर सोच समझ कर आंसर देना। इतनी सी बात क्लियर हो गई है? क्लियर, डन, समझ में आ गया? पक्का विंडो पीरियड समझ में आ गया? वापस पर विंडो पीरियड, रोगाणु प्रवेश करेगा, हां कर गया। उसके बाद वो न्यूनतम समय जिसमें वो हमारे अंदर रहा, रोग के लक्षण पैदा हो गए, हां सर। फिर उसको हम प्रयोगशाला में जांच की पुष्टि कराएंगे, हां सर। तो वो जब जांच की पुष्टि होगी, रोगाणु के प्रवेश से लेकर उसकी जांच की पुष्टि जब होगी लेबोरेटरी में, वो समय क्या कहलाएगा? विंडो पीरियड। डन, क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मुझे बता आईपी मींस, आईपी कौन है मेरे भाई? आईपी है इंक्यूबेशन पीरियड, याद रखना। इंक्यूबेशन पीरियड को हमने शॉर्ट में बोला आईपी, और विंडो पीरियड को हमने शॉर्ट में बोला डब्ल्यूपी। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइएगा आईपी डब्ल्यूपी से ज्यादा होता है या डब्ल्यूपी आईपी से ज्यादा होता है? सोच समझकर आंसर देना। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो विंडो पीरियड से ज्यादा होता है या विंडो पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड से ज्यादा होता है? भाई यहां से यहां तक का समय आईपी है और यहां से यहां तक का समय डब्ल्यूपी है। आज रोगाणु गया, प्रथम लक्षण आए, उसको हमने बोला आईपी। लक्षण आने के बाद पता लगाएंगे, लेबोरेटरी में टेस्ट कराएंगे, वो होगा डब्ल्यूपी। तो कौन ज्यादा है सर? सर डब्ल्यूपी हमेशा ज्यादा है आईपी से, है ना? यही आंसर आएगा ना सर, डब्ल्यूपी हमेशा ज्यादा होगा आईपी से। लेकिन ऐसा कुछ केसेस में नहीं होता है। क्या सर? ऐसा कुछ केसेस में नहीं होता। देखो माथा कैसा घूमेगा, तुम तो यही सोचोगे भैया ये वाला टाइम पीरियड आईपी, फिर ये आने के बाद ये पता लगाने का ये टाइम पीरियड डब्ल्यूपी। हाँ, उस हिसाब से तो डब्ल्यूपी आईपी से ज्यादा हो गया। यहां पर 3 दिन में लक्षण आया और चौथे दिन हमें पता लगा, यानी डब्ल्यूपी कितना हो गया? 4 दिन। आईपी कितना हो गया? 3 दिन। यानी डब्ल्यूपी होगा हमेशा ज्यादा, किससे? आईपी से होगा ना? हाँ सर। लेकिन किंतु परंतु याद रखना एचआईवी के केस में, नीट स्टूडेंट यही पूछ रहा था ना, किसके केस में? एचआईवी के केस में, या अभी जिससे पूरी महामारी फैली थी, कौन सा? कोरोना के केस में। याद आ रहा है तेरे को? कोरोना के केस में मेरे को भी कोरोना के लक्षण नहीं आ रहे, मैंने नाक में वो डलवाई, वो डालते थे ना, हाँ टेस्ट करते थे ना, याद आ रहा है? हाँ जी डालते थे, डालते थे। हाँ सर, क्या बोलते थे? क्या करा लो? पीसीआर करा लो, पीसीआर, आरटीपीसीआर करा लो, आरटीपीसीआर बोलते थे ना, रियल टाइम पीसीआर, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो नाक में डंडी डलवाओ और चेक करो कि तुम्हारी कोरोना है या नहीं है। अब इमेजिन कर, मेरे अंदर कोरोना का वायरस चला गया, हाँ सर चला गया, और लक्षण क्या? उसके 5 दिन बाद आने वाले हैं। लेकिन मेरे को लग रहा है कि यार ये जो व्यक्ति जो था ना, हो सकता है इसको कोरोना हो, मैं एक काम करता हूं फटाफट आरटीपीसीआर करा। तो मैंने आरटीपीसीआर करा ली, मेरे अगले दिन टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। अब बता, मेरे अंदर लक्षण 5 दिन बाद आने वाले हैं, लेकिन रिपोर्ट मेरी अगले दिन आ गई क्या? पॉजिटिव। अब मुझे बता डब्ल्यूपी आईपी से छोटा हो गया कि नहीं हो गया? बोलो 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 बोलो, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो। कोरोना मेरे को, मैं डॉक्टर के मैं गया टेस्ट कराने के लिए। क्यों गया? मेरे पड़ोसी को कोरोना हो गया। मेरे पड़ोसी को क्या हो गया? कोरोना हो गया। मैं उसके साथ हाथ में ला लिया था। मेरे को अगले दिन पता लगा भैया उसको कोरोना हो गया, मेरे पसीने टप टप टप, मेरे को लगा मेरे को भी हो जाएगा। अभी तक कोई लक्षण नहीं है, कोई लक्षण नहीं है कोरोना के, है ना? कोरोना के लक्षण आने वाले 3 से 4 दिन बाद। चलो, लेकिन मैं फटाफट गया, मेरे को लगा अरे भैया क्या हो सकता है? कोरोना हो सकता है, कोविड हो सकता है। मैं गया, उसी दिन चला गया, उसी दिन टेस्ट कराया, उसी दिन रिपोर्ट आ गई। बता डब्ल्यूपी कितने दिन का? डब्ल्यूपी कितना हो गया भैया? मुश्किल से मुश्किल 7 घंटे का। 7 घंटे में रिपोर्ट आ गई। लेकिन आईपी कितना हो गया सर? उसकी लक्षण कब आएंगे सर? 3 से 4 दिन बाद। अब जरा सोच इसमें डब्ल्यूपी आईपी से छोटा हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये चीज समझ में आई? तो ये मत कहना कि हमेशा डब्ल्यूपी आईपी से छोटा, आईपी भी डब्ल्यूपी आईपी से बड़ा होता है, आईपी भी डब्ल्यूपी से बड़ा हो सकता है। ये देख इस केस में, देख तेरे सामने लिखा, ऊपर मत देखना, अभी यहां पर देखना। एड्स के केस में इधर देख, फोकस कर यहां पर। एड्स के केस में, पर्टिकुलरली एड्स के केस में आईपी जो होता है 5 से 10 वर्ष का होता है। 5 से 10 वर्ष का, जी हां। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एचआईवी चला जाता है, उसको पता ही नहीं लग रहा। 5 से 10 वर्ष के बीच में उसके अंदर लक्षण प्रकट होते हैं। 5 साल तक तो मस्त घूम रहा है वो, उसको पता ही नहीं है कि एड्स है उसको। 5 से 10 साल के अंदर अंदर उसके अंदर प्रथम लक्षण आएगा। लेकिन जरा सोच, अगर वो समझदार होएगा, उसको लग रहा है कि यार मैं एक बार ना एक काम कराता हूं, एचआईवी टेस्ट करा लेता हूं, क्योंकि असुरक्षित यौन संबंध स्थापित किए थे किसी के साथ, हो सकता है एड्स हो जाए, हो सकता है गलत सुई का इस्तेमाल कर लिया तो हो सकता है एड्स हो जाए, है ना? लक्षण उसके 5 से 10 वर्ष बाद आने वाले हैं। लेकिन जरा सोच, समझदार है, कुछ गलत काम किया, टेस्ट कराने चला गया, टेस्ट कराने गया, 1 से 12 हफ्ते के भीतर भीतर उसका रिपोर्ट आ जाएगी। सर व्हाट इज एड्स? बेटा कौन सी क्लास में हो आप? रोग की जानकारी के बाद वाली कंडीशंस में होगा। अगर कौन रोग होगा ये पता ना हो तो क्या? सर एड्स छोटे बच्चे में हो सकता है, बिल्कुल, गर्भवती महिला से उसके बच्चे के अंदर जाता है बेटा। रोग की जानकारी के बाद वाली कंडीशन में होगा। अगर कौन रोग होगा ये कैसे पता चलेगा? मेरे भाई साइंस ना बेटा, हमारी साइंस और पाकिस्तान की साइंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमारी साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है, पाकिस्तान की साइंस में भी बहुत कम है, तरक्की नहीं हुई है। अगर तू ये क्वेश्चन वहां पर पूछे तो चलो समझ में आता है। बेटा हमारी साइंस ना उनसे बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है। हमें पता है कि कौन से रोगाणु से कौन सी कंडीशन होगी, कौन सा रोग होगा। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम एडवांस में पता लगा सकते हैं कि कौन सा रोग होगा। ठीक है मेरे भाई, डन? चले ओके जी। तो जिसने पूछा एड्स, बेटा एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिनको बहुत ज्यादा होता है। सर फुल फॉर्म बता दो। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है? ये वो रोग का नाम है जो याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि अभी ये 2 बिंदु ऊपर वाले बताने हैं तेरे को, ठीक है? तो मेरे भाई इस कंडीशन में जरा जल्दी से मुझे बता, क्या डब्ल्यूपी आईपी से ज्यादा है क्या? नहीं सर, डब्ल्यूपी आईपी से कम है, यानी इस कंडीशन में आईपी डब्ल्यूपी से ज्यादा। लेकिन वही टाइफाइड के केस में, टाइफाइड जो होता है उसका आईपी कितना होता है? 24 घंटे होता है। अगर मेरे अंदर साल्मोनेला टाइफी जाता है तो 24 घंटे में उसके लक्षण आ जाते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला, जरा जल्दी से आंसर दीजिएगा। हाँ जी जल्दी से आंसर दीजिएगा भैया, रोशनी ऐसे नहीं है बेटा, इस तरीके से नहीं सर, बार बार बता दो, इतना टाइम नहीं है कि एक चीज को बार बार रिपीट किया जाएगा। हाँ जी, टाइफाइड जो है उसके लक्षण 24 घंटे में आ रहे हैं। 24 मींस आईपी, आईपी मींस इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जब रोगाणु जाएगा उसके बाद जब प्रथम लक्षण आएंगे तो उसको हमने बोला था आईपी। टाइफाइड के केस में आईपी कितना होता है याद रखना, भविष्य में डॉक्टर बनोगे तो ये चीजें याद रखना। टाइफाइड के केस में आईपी कितना होता है? 24 घंटे होता है। एज के केस में आईपी कितना होता है? 5 से 10 वर्ष होता है। डब्ल्यूपी कितना होता है? 1 से 12 हफ्ते होता है। यहाँ पर डब्ल्यूपी कितना होता है मेरे भाई याद रखना? 3 दिन का होता है। ठीक है जी, ये चैप्टर अगर पढ़ लोगे तो ये याद रखना आपकी एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में, ध्यान से सुनना, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर या मैं बोलूंगा फर्स्ट 3 महीने जो होंगे ना, अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िया, आपकी बल्ले बल्ले बहुत अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी वहां पर। तो ध्यान से सुनना, आईपी कितना होता है? 24 घंटे होता है। डब्ल्यूपी कितना होता है? 3 दिन होता है। अब आप मुझे बताइएगा, समझना, मेरे अंदर गया कौन? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी कौन है? बैक्टीरिया है, दूषित पानी से, दूषित खाना खाने से मेरे अंदर चला गया। अब जाने के बाद वो जाएगा, मेरी छोटी आंत को संक्रमित करेगा। कौन? इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस।
बेटा जितने भी बच्चे लेट आए हैं एक बार जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। कल का लेक्चर जो होगा कितने बजे होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका था स्टार्टिंग में। कल का लेक्चर जो होगा वो कितने बजे होगा? कल आपका लेक्चर जो होगा कल 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगा। याद रखना 3.5 घंटे की क्लास होगी, इसी स्पीड के साथ में होगी, इसी स्पीड के साथ में होगी, इसी जोरदार तरीके से क्लास होगी। ठीक है जी, 2 बजे होगी क्लास, याद रखना। हाँ जी, मैंने यहाँ पर पूछा भाई यहाँ पर रोग का मतलब तेरे को समझ में आ गया? तुमने बोला हाँ सर। स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ा गया, उसको हमने बोला रोग। ठीक है, अब ये रोग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक संक्रामक और एक है असंक्रामक, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। अब आपसे मैं पूछता हूं जरा मुझे बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, सोच अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, मैंने उसको पकड़ा, मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूं, मेरे को भी हार्ट अटैक आ जाएगा क्या? बाद में देख लेना राकेश। हाँ जी, जल्दी मुझे बताइए क्या आपको मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा? आएगा नहीं ना? क्या उस व्यक्ति से मेरे अंदर हार्ट अटैक ट्रांसफर हो गया कि उस व्यक्ति ने बोला मेरा हार्ट अटैक तू ले ले? नहीं ना। तो हार्ट अटैक क्या यहां पर संक्रामक है क्या असंक्रामक है? सर असंक्रामक। अगर किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ रहा है, किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और मैं उसके पास गया, भाई क्या हुआ तुझे? उसने बोला भाई मेरा बढ़ गया बीपी, थोड़ा सा बीपी तू ले ले, जाएगा क्या? किसी का अगर हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन मींस हाई बीपी, याद रखना। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो जरा सोचा किसी का बीपी बढ़ रहा है, उसके पास अगर कोई जाएगा तो उसका बीपी बढ़ जाएगा क्या? नहीं। तो क्या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना संक्रामक रोग है? हाइपरटेंशन एक संक्रामक रोग है? नहीं। चलो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ मुझे कैंसर संक्रामक रोग है? संक्रामक का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना। हाँ जी बताओ, बोलो जल्दी से। देखो फिर वही बात, पलक शर्मा नहीं मानेगी। सर कैसे होता है? जब आएगा ब्लड प्रेशर तो पढ़ेंगे कैसे होता है। हाँ जी बताओ, कैंसर जो होता है संक्रामक होता है क्या असंक्रामक होता है? संक्रामक के असंक्रामक। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है, किसी व्यक्ति को कैंसर है, मान लो ब्लड का कैंसर है, ठीक है, एक व्यक्ति जिसको ब्लड का कैंसर है, आप उसके पास गए और जाने के बाद आपने उससे हाथ मिला लिया, आपने उसके गले लग लिया कि आपको कैंसर हो जाएगा? नहीं ना। तो याद रखना कैंसर क्या है? असंक्रामक रोग। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं आपसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, वहीं आपसे मैं बात करूं नजला या कॉमन कोल्ड जिसको जुकाम बोल देते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस कॉमन कोल्ड जुकाम बोल दिया, या मैंने आपसे बोला एचआईवी। जरा सोचिए कौन से रोग हैं? सर ये वो रोग है जो संक्रामक यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। यानी अगर किसी को टीबी है तो उसको बोला जाता है भैया बाहर मत घूम, घर में रह, नहीं तो दूसरे को भी हो। अरे भैया और छोड़ो, कोरोना याद, कोविड संक्रामक था कि नहीं था? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा था कि नहीं जा रहा था? हाँ सर जा रहा था, बिल्कुल जा रहा था। तो कोविड हो गया, कोविड हो गया, एचआईवी हो गया, जुकाम हो गया, टीबी हो गया, ना जाने ऐसे कितने रोग हैं। तुम यहां पर लिखने बैठो सर ये कौन सा, सर ये कौन सा, सर ये कौन सा, सर ये कौन सा। बेटा स्टिक टू टॉपिक, अभी टॉपिक पर जिंदा रहे, बहक मत, बहकना नहीं है। सर ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, कैंसर होता है, ये कौन सा होता है, सर कैंसर कैसे होता है, सर कैंसर किस तरीके से होता है, एड्स किस तरीके से होता है, एड्स कैसे होता है? भैया ये सब कुछ आएगा इस चैप्टर में, आएगा है ना? आता है ना, समझ में आती है ना इतनी सी चीज? हाँ सर सब आएगा। तो तरीके से चल, जब आएगा तो चीजें समझ में भी आएंगी। स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं हर एक चैप्टर में कि तरीके से पढ़ना है चीजों को। ऐसे नहीं है कि आपने मूवी देखना स्टार्ट किया, अभी मूवी कंप्लीट नहीं हुई, अभी 5 मिनट में सीधा मूवी के एंड पर चले बताओ जी हीरो ने विलेन को मारा कि नहीं मारा, कि विलेन ने हीरो को मारा? नहीं ना, तरीके से पढ़ेंगे ना, पूरी कहानी बुनेंगे ना इस चैप्टर की, तो कहानी बुनी जा रही है। अभी भैया हमने बात करी संक्रामक रोग कौन से होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, असंक्रामक कौन से होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते। ये कुछ एग्जांपल दिए। अब बात आ रही है इस पूरी पृथ्वी पर वो कौन सा संक्रामक रोग है जिससे सबसे ज्यादा डेथ हुई है? इस पृथ्वी पर वो कौन सा असंक्रामक रोग है जिससे सबसे ज्यादा डेथ हुई है? वर्ड पर फोकस कर, क्या बोल रहा हूं मैं? हमारी इस पृथ्वी पर वो कौन सा संक्रामक रोग है जिससे सबसे ज्यादा लोग मरे हैं? हमारी पृथ्वी पर वो कौन सा असंक्रामक रोग है जिससे सबसे ज्यादा लोग मरे हैं? तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे अंगरू बंगरू चांगरू, याद रखना उस रोग का नाम है एचआईवी या एड्स। उस कंडीशन का नाम क्या है? एड्स है, याद रखना, जिससे सबसे ज्यादा मृत्यु जो हुई है वो कौन से संक्रामक रोग से हुई है? एड्स से हुई है। वो कौन सा असंक्रामक रोग है जिससे सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है? वो है कैंसर। ठीक है, अगर कोई बोले सर कोरोना, नहीं मेरे भाई, नो 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 नो, कोरोना कौन सा? एचआईवी। याद रख लेना इस चीज को, ठीक है, भूल मत जाना। कैंसर वो रोग जो असंक्रामक है, सबसे ज्यादा मृत्यु इस असंक्रामक रोगों से लोगों की हुई है, और सबसे ज्यादा मृत्यु एड्स से हुई है लोगों की, जो संक्रामक रोग है। प्लीज, इसीलिए मैंने इस स्लाइड पर यह चीज लिखी थी, क्या? संक्रामक रोग में एड्स और असंक्रामक रोग में कैंसर, ये वो रोग है जिससे सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है। बोल मेरे भाई, याद रख सकता है इतनी सी बात? सर एचआईवी से ही नेल्सन मंडेला के लड़के की मौत हुई थी। बेटा मेरे को नहीं पता, इतना देख, मेरे को नहीं पता नेल्सन मंडेला के बेटे की इसी से मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं पता। देख दोस्त, हुई होगी, ठीक है, इतना देखो, मेरी जीके इतनी तगड़ी नहीं है, देखो सीधी सी बात है, ठीक है, इतनी तगड़ी नहीं है, इतना सामान्य ज्ञान नहीं है मेरे अंदर कि मेरे को ये पता हो कि नेल्सन मंडेला के बेटे की मृत्यु एचआईवी से हुई थी। नहीं पता बेटा, ठीक है, आप गूगल करके चेक कर लेना, अगर हुई होगी तो ठीक है, अच्छी बात है, याद रखना, बाकी ठीक है, ओके आगे बढ़े। सर एचआईवी छूने से होता है? नहीं बेटा, छूने से नहीं होता है। तूने शायद वो पढ़े नहीं है क्या, टीवी में एड्स नहीं देखे होंगे, टीवी में एड आते हैं, एचआईवी छूने से नहीं फैलता, सुना ना ऐसे भारी आवाज में, एचआईवी छूने से नहीं फैलता, है ना? एचआईवी छूने से नहीं फैलता, एचआईवी रक्त आधान से, रक्त प्रत्यारोपण से, या रक्त ब्लड डालने से, संक्रामित सुई का इस्तेमाल करने से, मम्मी से बच्चे में, है ना, असुरक्षित यौन संबंध से, इन चीजों से क्या फैलता है? एड्स फैलता है। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात, ये स्लाइड समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट कितनी शब्दावलियां हो चुकी है, कोई मेरे को बताएगा? कितनी टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई मेरे को बताएगा? हाँ जी, देख मैं कह रहा था ना, इनके अंदर एकदम से पता नहीं बेचैनी भरी पड़ी। सर एड्स का पहला केस कब देखा गया था? एड्स कहां देखा गया था सबसे पहले? कहां, कैसे आया एड्स, किससे आया एड्स? इंडिया में सबसे पहले कहां, कौन से वैज्ञानिक ने खोजा, कहां खोजा? बेटा तसल्ली, जब एड्स का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो सारी चीजें तेरे को बताऊंगा, आएगा, ठीक है? हाँ जी, कितने बिंदु पढ़ चुके हैं? 4। पांचवा देखिए यहाँ पर, पांचवा है एंटीबायोटिक्स। तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा मैं अभी, बड़ा एड्स कर रहा है ना, अभी तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा। एड्स को छोड़, इस पर पहले एंटीबायोटिक्स। हाँ ये एंटीबायोटिक्स हिंदी में बोलते हैं प्रति, बताओ प्रतिरक्षी बोलते हैं कि प्रतिजैविक बोलते हैं? कौन सा बालक मुझे बताएगा, प्रतिरक्षी बोलते हैं कि प्रतिजैविक बोलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, प्रतिरक्षी कि प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी कि प्रतिजैविक, मैं देखना चाहता हूं। पकड़ा गया, पायल पटेल पकड़ी गई, प्रतिरक्षी है ना, पकड़े गए। बेटा प्रतिरक्षी को हम एंटीबॉडी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिजैविक। याद रखना, एंटीबायोटिक्स को हम क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक बोलते हैं। एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी बोलते हैं, ठीक है बेटा? तो जिन्होंने रक्षी लिखा था, याद रखना प्रतिजैविक बोला जाता है इसको, एंटीबायोटिक्स को। डन। अब क्या होती है ये, क्या होती है एंटीबायोटिक्स? क्या होती है भैया? ये वो केमिकल्स हैं जो या तो रोगाणु को मारते हैं
या उनको मारते नहीं है, उनको निष्क्रिय कर देते। क्या 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 वापस से सुनो, मैंने बोला ये वो रसायन है जो सूक्ष्म जीवों को या तो वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें मार देते हैं, या तो उनको ग्रोथ नहीं करने देंगे या उनको मार देंगे, खत्म कर देंगे, या उनकी वृद्धि को रोक देंगे, उनको खत्म नहीं करेंगे, उनको वृद्धि नहीं करने देंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो प्रकार के होते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स, एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होते हैं बैक्टीरियोसाइडल। क्या ये साइडल वर्ड मैंने आपको किसी ना किसी चैप्टर में बताया था, पैक्टिसाइड, मेट्रिसाइड, होमिसाइड, फोर्टिसाइड, याद है? साइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, साइड वर्ड आया तो क्या बोला था? जो मारेगा। तो याद रखना बैक्टीरियोसाइडल का मतलब बैक्टीरियोसाइड्स का मतलब बैक्टीरिया को मारेंगे या सूक्ष्म जीवों को मारेंगे, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन। याद रखना ये कौन है? वो एंटीबायोटिक्स है जो मार देती हैं, जबकि ये वो एंटीबायोटिक्स है जो वृद्धि को रोकती, मारती नहीं है, वृद्धि को रोक रही है। टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल। अब आप बड़ा कंफ्यूज हो सर, वृद्धि को रोक रही है, मार रही है, सब समझ में नहीं आया। मैंने कहा आइए जरा देखते हैं। मैंने बोला ये बैक्टीरिया है, सुनना मेरी बात को, ये बैक्टीरिया है, सुन मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुन लेना, कंसेप्ट है यहाँ पर। ये एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर जरा दिमाग लगा, इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए था, तुमने सेल वाला चैप्टर पढ़ लिया ना। इस बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए है और ये डीएनए आगे चलकर क्या बनाएगा सर? ये डीएनए आगे चलकर बनाएगा आरएनए, और आरएनए आगे चलकर क्या बनाएगा सर? प्रोटीन बनाएगा, है ना। इसमें कोई ट्रांसलेशन कोई फिनोमेना था, ट्रांसक्रिप्शन कुछ था। अब ये ना क्या ना सर, ये ट्रांसलेशन क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, प्रोटीन जो होता है क्या ये संरचना बनाती है? ये प्रोटीन संरचना बनाती है। प्रोटीन क्या बनाती है सर? संरचना बनाती है। सर एड्स से इन्फेक्टेड किसी ह्यूमन को मच्छर ने काट लिया और मच्छर ने हमें काट लिया तो क्या हमें एड्स हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मच्छर जो होता है वो हमारा खून चूस लेता है ना। एक मच्छर आया, तेरा खून चूस लिया, मान ले मेरे को एड्स है, मच्छर आया, खून चूस लिया। अब यही मच्छर मयंक मिश्रा तेरे पास गया, अब मुझे बता, मच्छर जो है मेरा खून चूसकर मेरा खून तेरे खून में डालेगा? सोच, क्या वो खून चूसता है कि खून डालता है? सोच बेटा, मयंक अगर ऐसा होने लग जाता, एक मच्छर आया, खून चूसा, दूसरे व्यक्ति के अंदर डाला, बेटा इस पृथ्वी से मनुष्यों का नामो निशान मिट जाता मेरे भाई। अगर मच्छरों से एड्स फैलने लग जाता, खून सक करता है, ब्लड सक करता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करता, ब्लड डालता नहीं है मेरे भाई। डन, चले अब प्लीज यहां पर फोकस। एड्स पता नहीं जैसे एड्स आता है तुम्हारे अंदर खलबली सी मच जाती है यार, इधर आ जा मेरे भाई। और एक यहां पर शबनूर और प्रियंका, क्या चाहिए बेटा आपको? पढ़ रहे हो आप? फोकस यहां पर करो। हाँ जी, इधर देखना बेटा, यहाँ पर एक का ट्रांसक्रिप्शन, एक का ट्रांसलेशन। मैंने आपसे बोला डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन। प्रोटीन क्या होता है? संरचना बनाते हैं। तुमने बोला हाँ प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाँ इस कोशिका की स्ट्रक्चर बना रहे, प्रोटीन बना रहे, सिर्फ प्रोटीन ही बनाते हैं क्या? और कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन ही चाहिए क्या कोशिका को जिंदा रहने के लिए? और चीजें नहीं चाहिए सर, और भी चीजें चाहिए, लिपिड्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें जिसमें से प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चले आगे, डंडन पक्का। अब इधर आ जा, सुन मेरी बात को ध्यान से सुन। इसके अंदर, इस संरचना के अंदर, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है। हाँ सर, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। कौन है ये? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब मैं तेरे से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। एक ऐसी एंटीबायोटिक जिसने इस ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया, एक ऐसी एंटीबायोटिक जिसने इस ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया, एक ऐसी एंटीबायोटिक जिसने माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण को रोक दिया, एक ऐसी एंटीबायोटिक जिसने माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण को रोक दिया, एक ऐसी एंटीबायोटिक जिसने ट्रांसक्रिप्शन के निर्माण को रोक दिया। आप मुझे बता कौन सी कंडीशन में ये बैक्टीरिया मर जाएगा और कौन सी कंडीशन में बैक्टीरिया मरेगा नहीं, लेकिन कुछ कमी आ जाएगी उसके अंदर। दिमाग लगा, सोच। सर आपने सेल चैप्टर में बताया था प्लाज्मिड डीएनए एम्पिसिलिन के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखाता है बेटा। मैंने सेल चैप्टर में और भी चीजें बताई थी, जब मैंने आपको प्लाज्मिड के प्रकार बताया था ना, आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पर्टिकुलरली आर प्लाज्मिड के कई सारे प्रकार होते हैं ना। आर प्लाज्मिड मान लो एक बैक्टीरिया जिसके अंदर आर प्लाज्मिड में वो जीन है जो एम्पिसिलिन के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखाएगा, तो एम्पिसिलिन के खिलाफ दिखाएगा। पेनिसिलिन के खिलाफ नहीं दिखा रहा, हमने पेनिसिलिन डाल दिया, अब मर जाएगा ना। बता चुका हूं ये सेल चैप्टर में। हाँ जी, ए टू जेड एक एक कंसेप्ट बताया, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। हाँ जी बताइए, इनमें से एक कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, बताइए कौन सी कंडीशन में ये बैक्टीरिया मर जाएगा? तो बेटा जी अगर दिमाग लगाइए, अगर ये वाला, मेरे बेटे ध्यान से सुना, अगर ये वाली एंटीबायोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण को रोक देगी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनेंगे, दिमाग लगाइए, इस कोशिका के पास ऊर्जा होगी। जब ऊर्जा ही नहीं है, अरे पापा ध्यान से सुनो, जब ऊर्जा ही नहीं है, क्या ये कोशिका जिंदा रह पाएगी? नहीं सर, ये कोशिका मर जाएगी। यानी ऐसे एंटीबायोटिक जिसने इस कोशिका को ही खत्म कर दिया, मार दिया, ऐसे एंटीबायोटिक्स को हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसे एम्पिसिलिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन पता क्या करता है? ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है राइबोसोम के निर्माण को खत्म कर देता है। उसी तरीके से पेनिसिलिन, याद रखना कौन? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो होता है ये क्या करता है? याद रखना, आपके एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में सारी चीजें पढ़ने को मिलती है। पेनिसिलिन क्या करता है? कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक देता है। पेनिसिलिन जो होता है वो कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक देता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है आपका आई थिंक 70 या 30 राइबोसोम की यूनिट के निर्माण को क्या कर देता है? रोक देता है। तो इमेजिन करिए, कहीं ना कहीं ऐसे एंटीबायोटिक जो शरीर के मुख्य अंग के निर्माण को अगर रोक दे, जिससे वो शरीर बना हुआ है, और अगर वो अंग का, उस कोशिका का वो अंग नहीं बनेगा, जिससे उस कोशिका की मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे एंटीबायोटिक्स को हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोसाइडल बोलेंगे। क्या नाम देंगे? बैक्टीरियोसाइडल बोलेंगे। अब आप जरा सोचिए, दूसरी बात दिमाग लगा, मैंने बोला मैंने ट्रांसक्रिप्शन बंद कर दिया, किसका? एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन बंद कर दिया। एक जीन था, उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन बंद कर दिया, सारे जीन का नहीं, एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन बंद कर दिया। वो जीन जो बना रहा था आरएनए, वो आरएनए जो बना रहा था प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन जो कोशिका विभाजन के लिए चाहिए था, एक ऐसा प्रोटीन जो कोशिका विभाजन कराता था, एक ऐसा प्रोटीन जो कोशिका विभाजन कराता था। फोकस यहां पर, टोटल फोकस यहां पर होना चाहिए, बहुत सारी चीजें तो पढ़ चुका है। इस डीएनए के अंदर जीन है, वो जीन ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना रहा है, वो आरएनए प्रोटीन बना रहा है। सर कौन सा प्रोटीन? एक ऐसा प्रोटीन जो कोशिका विभाजन में हेल्प करेगा। प्रोटीन भैया एंजाइमेटिक प्रकृति के थे। हाँ सर, एक ऐसा एंजाइम जो कोशिका विभाजन में हेल्प कर रहा था। इमेजिन कर, मैंने एक ऐसी एंटीबायोटिक यूज में ली जो ट्रांसक्रिप्शन को रोक रही थी। किस ट्रांसक्रिप्शन को? उस ट्रांसक्रिप्शन को जिससे वो आरएनए बन रहा था या वो प्रोटीन बन रहा था जो कोशिका विभाजन में हेल्प कर रहा था। जरा सोच, इस एंटीबायोटिक से क्या कोशिका विभाजन होएगा? नहीं होएगा। कोशिका तो जिंदा रहेगी ना। सर कौन सा चैप्टर चल रहा है? कोशिका तो जिंदा रहेगी ना सर। बैक्टीरिया, अरे ले यार बैक्टीरिया, ये ले, माफ कर मेरे भाई, ये मीजोसोम, अरे मीजोसोम, ये मीजोसोम, सॉरी शक्तिमान, कौन है बेटा? ये मीजोसोम है, ठीक है। मीजोसोम को खत्म कर दिया, ठीक है। फ्लो में निकल गया यार, जल्दी से मीजोसोम कर लेते बस। हाँ बता, अब क्या यहां पर कोशिका मर जाएगी? कोशिका मर जाएगी, कोशिका का विभाजन नहीं होगा। कोशिका का विभाजन नहीं, कोशिका तो जिंदा रहेगी। इस कंडीशन में सोच, क्या ये बैक्टीरिया वृद्धि कर पाएगा? नहीं ना, वृद्धि नहीं कर पाएगा, लेकिन जिंदा तो रहेगा। हाँ, तो ऐसी एंटीबायोटिक्स क्या कहलाती है आपकी? बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाती है। स्टैटिक वर्ड किसका है? इंग्लिश का। स्टैटिक, स्टैटिक मींस स्टडी, स्टडी का मतलब रुका रहना, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें वृद्धि रुक जाएगी।
एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, एग्जांपल क्लोरोएम्फेनिकॉल। याद रखना ये दो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती नहीं है, उनकी वृद्धि को रोकती है। ये तीन एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये बैक्टीरिया को क्या कर देती है, मार देती है। इनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल, इनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। इतनी सी बात अगर तुमको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन पूछ लो सर प्रतिजैविक और प्रतिजन एक ही होते हैं। एक क्वेश्चन पूछने के लिए कितना कॉपी पेस्ट करना पड़ता है? एक बच्चे ने लिखा सर प्रतिजन और प्रतिजैविक एक ही होते हैं, एक क्वेश्चन पूछने के लिए कितना कॉपी पेस्ट करना पड़ता है? एक टीचर आपको क्लास की स्टार्टिंग से बोल रहा है कि पेशेंस बनाए रखो, सारी चीजें आएंगी, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंटीजन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिजन। पर यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंटीबॉडी, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, प्रतिरक्षी। पर यहां पर क्या लिखा हुआ था, पर यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक। कुछ लिखा, कुछ सोच समझ कर लाता हूं, ये क्या सोच समझ कर लाता हूं कि तरीके से पढ़ना है ना? प्रतिजन प्रतिरक्षी एक ही है, प्रतिजैविक एक ही है, यही तो बात है। तुम लोग अपनी अपनी मान रहे हो, टीचर की बात सुनते नहीं हो। कोई टीचर तुमसे कह रहा है कि बेटा थोड़ा पेशेंस रख ले, चीजें आएंगी, ए टू जेड चीजें आएंगी, लेकिन नहीं, सब्र नहीं है हमारे अंदर, बिल्कुल पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। हम थोड़ा सा पेशेंस रख ले, जब चीजें आएंगी तो चीजें समझ में भी आ जाएंगी। हाँ जी, अब आप मुझे बताइए, क्या आपको एंटीबायोटिक समझ में आया? वंदना यादव, एंटीबायोटिक समझ में आया कि वो केमिकल्स जो सूक्ष्म जीवों को या तो मार देंगे या उनकी वृद्धि को रोक देंगे, ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। डन, क्लियर है सर? ये किससे बनाए जाते हैं, कहां से मिलते हैं? मेनली ये हमको मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, याद रखना, ये मेनली हमें दो जीवों से मिलते हैं, एक तो खुद बैक्टीरिया से मिलते हैं और एक फंजाई से यानी कवक से मिलते हैं। अब इन दोनों में से मेनली किससे मिलते हैं? मेनली इससे मिलते हैं, किससे? कवक से मिलते हैं। ओके, ये भी चीज क्लियर हो गई है ना? सर पेनिसिलिन किसने खोजी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, वो भी आएगा, यहां नहीं आएगा, दूसरे चैप्टर में आएगा। डन, चलिए आगे बढ़े। एंटीबायोटिक्स क्लियर हो गया, क्वेश्चन पूछ लो। चलिए क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन ये है कि आपने सर एंटीबायोटिक्स को दो कैटेगरी में बांटा, एक को बोला बैक्टीरियोस्टैटिक, एक को बोला बैक्टीरियोसाइडल। दोनों में वर्ड आ रहा है बैक्टीरिया, आ रहा है, दोनों में वर्ड आ रहा है बैक्टीरिया। यहां से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या देता है? एंटीबायोटिक्स देता है ना? सुना होगा आपने, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर ने क्या दी? एंटीबायोटिक्स दी कि भैया ये एंटीबायोटिक खा लेना, ये एंटीबायोटिक खा लेना, होता है ना? अब क्वेश्चन मेरा ये है आपसे बहुत सीधा, ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती है कि वायरस को भी मार सकती है? क्या ये एंटीबायोटिक्स, क्या एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, प्रतिजैविक जो होती हैं, ये किसकी वृद्धि को रोकती हैं? ये किसकी वृद्धि को रोकती हैं या मार देती हैं? किसकी? मैंने दो ऑप्शन है, बैक्टीरिया, पहला ऑप्शन बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन वायरस, तीसरा ऑप्शन ये दोनों, और चौथा ऑप्शन पता नहीं हमको, मोना पतो, पता नहीं हमको, मोना पतो यानी मुझे नहीं पता। हाँ जी बताइए, ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये किसको मारती हैं या किसकी वृद्धि को रोकती है? बैक्टीरिया को, वायरस को, इन दोनों को, या हमको नहीं पता? सर बोल दो, नहीं पता तो नहीं पता। तो याद रखना, एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, वायरस के खिलाफ काम नहीं करती हैं। याद रखना, अरे वायरस तो एक कोशिका के अंदर जाकर उसकी मशीनरी को यूज में लेता है, और ये जो होती हैं, ये देख वर्ड पर अगर थोड़ा सा फोकस कर लेता तो आंसर मिल जाता। ये वो रसायन है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो अन्य सूक्ष्म जीवों की, सूक्ष्म जीव लिखा हुआ है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेता और सोच लेता बैक्टीरिया और वायरस में क्या कौन जीव है, कौन ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है कि वायरस एक ऑर्गेनिज्म है? सर बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है। अरे वायरस तो एक कण होता है, पार्टिकल होता है, क्या वो कोशिकीय संरचना होती है? क्या नहीं होती है। तो कभी भी एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ कार्य नहीं करती। अब आपका क्वेश्चन होगा सर फिर डॉक्टर तो हमें एंटीबायोटिक लिख देता है वायरस के केस में, ऐसा क्यों? इसका भी रीजन सुन ले। अगर आपकी बॉडी में कोई वायरल इंफेक्शन होता है, क्या बोला हमने बोला अगर हमारी बॉडी में कोई वायरल इंफेक्शन होता है, इसमें हमारी बॉडी में कोई वायरल इंफेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, वायरल इंफेक्शन में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, उस तंत्र में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अब जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो हमारे वातावरण में कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे अंदर जाकर रोग कर सकते हैं। भाई इसी तरीके से सोचो, एक राज्य है, उस राज्य के दो सेनापति हैं, है ना? दोनों सेनापति मिलकर काम कर रहे थे तो बढ़िया वो राज्य सुरक्षित था। एक सेनापति अगर उड़ गया, खत्म हो गया, तो दूसरा सेनापति वीक हो जाएगा, कोई और आकर अटैक कर सकता है। बस उसी तरीके से कि अगर हमारी बॉडी में वायरस गया और उसने रोग किया तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो वीक हो जाएगा। इस कंडीशन में कोई बैक्टीरिया एंट्री ले ले, तो इस कंडीशन में कोई बैक्टीरिया ना एंट्री ले, मतलब कोई बैक्टीरिया अगर एंट्री ले ले तो कहीं ना कहीं रोग की मैं बोलूंगा रोग की मतलब तीव्रता और बढ़ जाएगी। एक तो वायरस का रोग, एक बैक्टीरिया का रोग। तो इस कंडीशन में अगर वायरल इंफेक्शन होता है तो डॉक्टर अगर आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड कर रहा है तो वो किस लिए एंटीबायोटिक रिकमेंड कर रहा है? ताकि आपके अंदर कोई बैक्टीरियल डिजीज ना हो जाए। ठीक है जी, डन, क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गया। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के खिलाफ, वायरस के खिलाफ नहीं। सर वायरस के केस में सिर्फ ये एंटीबायोटिक दी जाती है? नहीं, और भी चीजें दी जाती है। क्या वायरस को मारने के लिए दी जाती है? नहीं, वायरस को मारने के लिए नहीं दी जाती, वायरस की वृद्धि को रोकने के लिए दी जाती है, जिनको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। अब ये क्या होते हैं इंटरफेरॉन? आएगा, वेट करना, आएगा इंटरफेरॉन, तसल्ली रखना, आएगा इंटरफेरॉन भी आएगा। ये इंटरफेरॉन जो होते हैं ये ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनाते हैं और वो वायरस की वृद्धि को रोकते आएगा। अभी सिर्फ इतना सा मेरे भाई, वापस से पूरी कहानी क्लियर कर देता हूं मैं ये कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये वो रसायन है जो ये सूक्ष्म जीव पैदा करते हैं, मेनली कवक, और इनसे ये रसायन दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक रहे हैं, दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक रहे हैं। या तो बैक्टीरिया को मार देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। रोकने और मारने का कंसेप्ट यहां पर बता दिया आपको। फिर हमने बोला कि सर वायरस को नहीं मारते एंटीबायोटिक्स, नहीं मारते, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वो रसायन है जो एक कोशिका पर हमला करते हैं, कोशिका की गतिविधियों को रोक देते हैं, और वायरस एक कोशिका नहीं है। तो डेफिनेटली ये किस पर काम करते हैं? बैक्टीरिया पर काम करते हैं। सर फिर अगर वायरल इंफेक्शन अगर बॉडी में हो जाता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स क्यों रिकमेंड करते हैं? इसलिए बोलते हैं एंटीबायोटिक लेने के लिए कि अगर वायरल इंफेक्शन हो गया तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी अगर वीक हो जाती है तो कोई और बैक्टीरिया, कोई और पैथोजन, कोई और रोगाणु, बैक्टीरियल रोगाणु अगर अंदर आ गया तो उससे बचने के लिए हम एडवांस में एंटीबायोटिक ले लेते हैं। हम एक तरीके से बचाव कर लेते हैं कि कहीं कोई बैक्टीरिया आकर और रोग ना कर दे। डन, क्लियर?
क्लियर है? चले आगे, यहां तक की बात डन डना डन। कितने बिंदु हो गए हैं? हाँ जी सर, क्या वायरस को मार नहीं सकते? बेटा वायरस को हम मार नहीं सकते, हम वायरस की वृद्धि को रोक सकते हैं या उस कोशिका को खत्म कर सकते हैं जिसमें वायरल अटैक होता है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? हम वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, हम वायरस की वृद्धि नहीं करता, वायरस मल्टीप्लाई करता है, उस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे ये आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये इंटरफेरॉन, कहां है इंटरफेरॉन? इंटरफेरॉन आएगा, इंटरफेरॉन आएगा, बताऊंगा वहां पर आएगा। हाँ जी, क्या ये 5 बिंदु समझ में आ गया? हाँ जी, टाइम हो गया क्या? ओह शिट, ठीक है चलो, कल लंबी क्लास होगी। अच्छा मुझे बताओ, इंटरेस्टिंग लगा चैप्टर? मजा आया इस चैप्टर में? हाँ भाई, जैसे इवोल्यूशन में मजा आया था, हमने तरीके से पहले अपने तरीके से पढ़ा, फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखी। जब आपने मेरे तरीके से पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करी तो फील आया ना, चीज समझ में आई ना, तरीके से पढ़ना, उसी के बाद में तो चीजें समझ में आएंगी ना। डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ लेते कुछ समझ में ना आता। सिमिलरली इस चैप्टर में डायरेक्टली पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है टीचर तुमसे कि बेटा पहले मेरे अनुसार पढ़ लो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर लेना। पहले एक बार चल तो लो, सुन तो लो, मजा आएगा इस चैप्टर में, बहुत सारी चीजें मिलेंगी इस चैप्टर में। ठीक है, कल कितने बजे आना है? 2 बजे आना है, 2 बजे क्लास आएगी। ठीक है, नहीं पॉसिबल नहीं है, इवोल्यूशन के लिए हो गया, टाइम हो गया, अब इस चैप्टर पे बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं कल बेटा जी 2 बजे आना, 2 बजे। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।